नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए और परिणाम घोषित हुए। बेशक कुछ महीने बीत चुके हों, लेकिन परिणामों को लेकर सियासी खींचतान अभी भी देखने को मिल रही है। यूं तो प्रदेश की तकरीबन 20 सीटें हैं जो सीधे सीधे सवालों के घेरे में बताई जा रही हैं, लेकिन इन सब में सबसे चर्चित सीट उचाना की है, जहां महज 32 वोटों से हार जीत की बाजी पलटी और यह हार कांग्रेस के गले से नीचे नहीं उतर रही। मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में उचाना से महज 32 वोटों से विधानसभा चुनाव हारे कांग्रेस प्रत्याशी बिजेंद्र सिंह मामले में सुनवाई हुई। बिजेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होनी है। उस दिन रिटर्निंग ऑफिसर के बयान दर्ज किए जाएंगे। गौरतलब है कि चुनाव हारे 17 कांग्रेस प्रत्याशियों ने भी अपनी अलग अलग याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की हैं। इनमें ईवीएम में गड़बड़ी, मतदाताओं को प्रभावित करने और वोटों के ध्रुवीकरण के लिए धर्म का इस्तेमाल करने जैसे आरोप लगाए गए। गौरतलब है कि चुनाव हारे 17 कांग्रेस प्रत्याशियों की नजरें बिजेंद्र सिंह की मामले पर लगी हैं, क्योंकि ये मामला दिलचस्प मोड़ ले रहा है। ऐसे में क्या इस मामले के परिणाम अन्य सीटों को भी प्रभावित करेंगे, ये सवाल है। तो परिणामों पर अब घमासान देखने को मिल रहा है। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। तो परिणाम अब कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। न्यायालय में पहुंच चुके हैं वो। अब सवाल यह है कि न्यायालय का अगला रुख क्या रहेगा। 8 अक्टूबर को उचाना सीट बेहद दिलचस्प है, क्योंकि 32 वोट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हार जीत को तय करते नजर आए। और ये जो माइनर सा अंतर है, इसने कहीं ना कहीं कांग्रेस के जहन में एक सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर इतने कम वोटों से बिजेंद्र सिंह नहीं हार सकते। ये सवाल लगातार उठने लगा और इसको लेकर ही आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। प्रदेश कांग्रेस और विधानसभा चुनाव हारे कांग्रेस उम्मीदवारों की नजरें उचाना से विधानसभा चुनाव महज 32 वोटों से हारे बिजेंद्र सिंह की हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर लगी हैं। पिछले एक महीने में बिजेंद्र सिंह मामले में तीसरी सुनवाई मंगलवार को हुई। मंगलवार को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में बिजेंद्र सिंह के बयान दर्ज किए गए। अब अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। उस दिन रिटर्निंग ऑफिसर के भी बयान दर्ज होंगे। मेरा जो इलेक्शन पिटिशन है वो आप कह सकते हैं सिर्फ सिंगल पॉइंट इलेक्शन पिटिशन है, और वो ये है कि 215 वोट हमारे यहाँ इनवैलिड डिक्लेयर की गई थी। और इलेक्शन का जो कानून है, जो रूल्स हैं, उनमें प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट है कि जहाँ पे भी हार जीत का अंतर इनवैलिड वोट से, इस केस में पोस्टल बैलेट, उससे यदि कम है तो रिटर्निंग ऑफिसर को कंपलसरी है, ये मैंडेटरी वर्ड यूज़ किया गया है, शैल मैंडेटरीली, वो उनको रीवेरीफाई करना होता है। और रीवेरिफिकेशन भी वीडियोग्राफ होनी चाहिए, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। हमारा मत ये है इलेक्शन पिटिशन के माध्यम से कि ये स्टैट्यूटरी फंक्शन जो था, जो रिटर्निंग ऑफिसर को करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। यहाँ गौरतलब है कि अक्टूबर 2024 को हुए प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बिजेंद्र सिंह उचाना से महज 32 वोटों से चुनाव हारे थे। बिजेंद्र सिंह ने हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में पोस्टल बैलेट में आए करीब 1450 वोटों में से 215 वोट अमान्य करार देने को चुनौती दी थी। इसके बाद उचाना से चुनाव जीतने वाले बीजेपी के देवेंद्र अत्री ने भी हाई कोर्ट में बिजेंद्र सिंह की दोबारा वोटों की गिनती की मांग वाली याचिका को रद्द करने की मांग की थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जीते हुए बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र अत्री की रीट को रद्द कर दिया था। मैं उन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो कुछ है वो मेरी इलेक्शन पिटिशन में है। इलेक्शन पिटिशन का मैंने आपको मुख्य बिंदु, रादर एक ही बिंदु जो है उसके बारे में बता दिया है। वो सिर्फ इनवैलिड वोट, पोस्टल बैलेट जो है 215, वो उससे संबंधित है। इससे बिजेंद्र सिंह का पक्ष मजबूत होता दिखा। अब 8 अक्टूबर को रिटर्निंग ऑफिसर के बयान दर्ज होने हैं। मामला दिलचस्प मोड़ ले रहा है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो पोस्टल बैलेट रिकाउंटिंग के बाद क्या परिणाम बदलेंगे, और अगर बदलेंगे तो और सीटों पर भी प्रभाव पड़ेगा, कितना पड़ेगा, तमाम सवाल हैं। पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पानीपत से टोटल टीवी के एडिटर हैं देवेंद्र कथोरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं।
देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज उचाना मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ, पहले आप वो विस्तार से बताएं, और विजेंद्र सिंह की तरफ से क्या कुछ कहा गया, हमने बाइट में भी सुना, रिपोर्ट में भी देखा, लेकिन विस्तार से आपसे। देखिए सौरभ, आज विजेंद्र सिंह खुद पेश हुए क्योंकि उनको अपने बयान दर्ज कराने थे। पहले वकील होता था, लेकिन आज जो चीजें कोर्ट में हुई हैं वो मेरे को लगता है देवेंद्र अत्री जो बीजेपी का चुनाव जीते थे, उचाना से विधायक हैं, 6 दिन में इनको दूसरा बड़ा झटका लगा है। 6 दिन पहले उनकी जो पेटिशन थी जिसमें उन्होंने मांग की थी कि दोबारा गिनती की मांग जो विजेंद्र सिंह ने रिट लगाई है उस रिट को खारिज किया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने देवेंद्र अत्री की रिट को खारिज कर दिया, ये कहकर कि ये कोर्ट अपने हिसाब से चलेगा। तो आज 6ठे दिन बाद 17 सितंबर को मेरे को लगता है वो था ही, 17 सितंबर की पिछली सुनवाई जब देवेंद्र अत्री की रिट को खारिज किया गया था, और आज 23 तारीख है। 6 दिन में महज बीजेपी विधायक को दूसरा झटका। और जिस तरह की चीजें हाई कोर्ट के जो लिखित में आया है, जो लोग मौजूद थे उन्होंने ये कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर को हाई कोर्ट ने तलब किया है, तलब मतलब उनको समनिंग किया कि आप कोर्ट में पेश हो। दूसरी, इस बाइट में जो विजेंद्र सिंह बोल रहे थे, इनका ये कहना था कि मेरा सिंगल पॉइंट है, मैं ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि मैं ज्यादा बात करूं कोर्ट का मत कुछ और हो इस मामले में, मैं सिर्फ एक पॉइंट है जिस आधार पे मैंने रिट दाखिल की है और जिस आधार पे मैं कोर्ट से न्याय चाहता हूं। उन्होंने कहा जी इलेक्शन रूल्स में ये प्रावधान है कि अगर इनवैलिड वोट जो अमान्य वोट होती है उसकी संख्या से हार जीत का जो आंकड़ा है वो कम हो तो जो इनवैलिड वोट्स हैं, जो पोस्टल बैलेट्स हैं, उनकी रिकाउंटिंग होगी, उनको दोबारा गिना जाएगा और उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी होगी ताकि कोर्ट में जरूरत हो तो पेश किया जा सके। इसी एक पॉइंट पर ही मेरे को लगता है विजेंद्र सिंह काफी मजबूत नजर आ रहे हैं और देवेंद्र अत्री को झटका है। उन्होंने सिर्फ ये हवाला दिया कि इलेक्शन रूल्स में साफ साफ लिखा है कि रिटर्निंग ऑफिसर को ये बात इंश्योर करनी है कि अगर हार जीत का आंकड़ा कम है और इनवैलिड वोट्स जो अमान्य वोट समझकर रद्द किए गए हैं, अगर हार जीत का आंकड़ा कम है तो उस स्थिति में उसकी रीवेरिफिकेशन जरूरी है। और रीवेरिफिकेशन जब रिटर्निंग ऑफिसर करवाएंगे उसकी वीडियोग्राफी कोर्ट में जरूरत पड़ सकती है, उसकी ये जरूरी था। दोनों ही चीजों का ना तो वीडियोग्राफी हुई ना और रीवेरिफिकेशन हुई इनवैलिड वोट्स की। इसी को आधार बनाकर उन्होंने बार बार विजेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि मेरे को तो यही कहना है, अब कोर्ट से मेरे को फैसले की उम्मीद है, कोर्ट क्या फैसला सुनवाई करता है, मेरे को कोर्ट से न्याय चाहिए। तो बहुत मजबूत शब्दों में और कम शब्दों में उन्होंने अपनी बात रखी है। मीडिया को भी सिर्फ यही जवाब दिया उन्होंने। तो मेरे को लगता है देवेंद्र अत्री को 6 दिन में ये दूसरा झटका है। इस स्थिति में मेरे को लगता है रिटर्निंग ऑफिसर को तलब किया है तो रिटर्निंग ऑफिसर से जवाब मांगा जाएगा और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ये फायदे की स्थिति में विजेंद्र सिंह नजर आ रहे हैं। हालांकि सुनवाई अभी आगे चलनी है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, आज सुनवाई हुई, अब अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होनी है। उस दिन रिटर्निंग ऑफिसर भी अपने बयान दर्ज कराएंगे, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। अब सवाल ये है जो विजेंद्र सिंह ने कहा वो लीगली और एज पर लॉ देखा जाए तो वो सही है। जो अमान्य वोट हैं उनकी संख्या से अगर हार जीत का अंतर कम है तो कहीं ना कहीं इस पर रीवेरिफिकेशन होना चाहिए, दोबारा से रिकाउंटिंग होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि विजेंद्र सिंह मजबूत स्थिति में है और देवेंद्र अत्री को झटका आने वाले समय में कोर्ट से मिल सकता है, जैसे याचिका खारिज हुई है, और आने वाले समय में इसका व्यापक परिणाम भी होगा, जाहिर सी बात है। देखिए, जो चौधरी विजेंद्र सिंह की याचिका है और जो याचिका का उन्होंने आधार बनाया है उस तर्कपूर्ण लगता है। तर्कपूर्ण इसलिए भी लगता है कि जो वो आधार बता रहे हैं वो तर्कसंगत है, उचित है। लेकिन अब न्यायालय ने जो है 8 अक्टूबर को जो है आरओ को जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनको तलब किया है, वो क्या जवाब देते हैं तो ये उनके पक्ष पर निर्भर करेगा। और जो देवेंद्र अत्री का केस लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं सतपाल जैन, जो चंडीगढ़ के पहले सांसद भी रहे हैं और भारत सरकार में कई कानूनी पदों पर रहे हैं, मतलब भारत सरकार का पक्ष रखते रहे हैं। तो ऐसे में सतपाल जैन जो है वो किस तरह से दलीलें देते हैं, ये सब बहुत कुछ कानूनी लड़ाई पर निर्भर है। क्योंकि विजेंद्र सिंह के याचिका का आधार तो लगता है और तर्कपूर्ण भी है और उनका दावा भी मजबूत है।
लेकिन न्यायालय अब जो है अब आरओ के बयान लेने के बाद उस पर क्या अपना स्टैंड लेता है, क्या निर्णय देता है, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा। देखिए इस चुनाव के जो परिणाम होते हैं अदालतों द्वारा बदले जाते रहे हैं, कई तरह के कारण रहे हैं उसमें। अगर देखिए अब जो मतपत्र अवैध घोषित किए गए हैं, अगर उनकी जांच होगी, नए सिरे से उनकी मतगणना होगी, उनकी जांच भी होगी, उनकी जो पुष्टि होगी, जो रीवैल्यूएशन है वो होगा, तो उसके बाद ये अब न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है और अभी कुछ कोई दावे के साथ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मामला न्यायालय में है और न्यायालय इसको किस रूप में लेता है, आगे किस तरह से आरओ के बयान, मतलब जो निर्वाचन अधिकारी है वो क्या अपना पक्ष रखते हैं, वो भी दलीलें देंगे। क्योंकि देखिए जब उन्होंने मतपत्र अवैध घोषित किए, अभी चौधरी विजेंद्र सिंह का कहना है कि वो लिफाफे तो उन्होंने खोले ही नहीं है, तो अब जो है रिटर्निंग ऑफिसर क्या दलील देते हैं, क्या पक्ष रखते हैं, ये 8 अक्टूबर को तय होगा। 8 अक्टूबर के फैसले के बाद अब न्यायालय में जो सुनवाई होगी उसमें आगे चलकर जो है सतपाल जैन किस तरह से दलीलें देते हैं, किस तरह का पक्ष रखते हैं, तो ये बहुत कुछ न्यायालय की एक न्यायिक लड़ाई जो है उस पर निर्भर करेगा कि इसका क्या परिणाम होगा। विनीत जी, एक सवाल है, वो सवाल ये कि 17 कांग्रेस प्रत्याशी जो चुनाव हारे हैं उन्होंने भी अपनी अलग अलग याचिकाएं हाई कोर्ट में दाखिल की हैं, तो एक बड़ा दायरा है, काफ़ी सीटें हैं, तो जाहिर सी बात है जब एक परिणाम कांग्रेस के पक्ष में अगर आ जाता है या आ सकता है तो फिर कहीं ना कहीं व्यापक प्रभाव भी इसका देखने को मिलेगा। औरों में भी ये होगा कि भाई नहीं, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कुछ घालमेल तो रहा है। देखिए जो चौधरी विजेंद्र सिंह की याचिका है वो दूसरी याचिकाओं से अलग है, जो चुनाव याचिकाएं दायर हुई हैं उनसे अलग है। इनकी मतगणना की मांग है कि जो मतपत्र अवैध घोषित किए गए हैं उनकी जो है मतगणना कराई जाए, तो ये एक अलग आधार है। लेकिन जो दूसरे विधायकों ने जो याचिकाएं दर्ज की हुई है वो अलग ढंग से है, कहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है, कहीं धर्म के नाम पर वोट मांगे जाने की शिकायतें, वो अलग मुद्दे हैं। हाँ, लेकिन एक अगर ये सीट का परिणाम बदला जाता है, देखिए सरकार पर तो कोई इसका विशेष असर पड़ेगा नहीं। जो एक है कि कांग्रेस के 37 विधायक हैं, अगर ये जो चुनाव है विजेंद्र सिंह जीत जाते हैं, उनके पक्ष में निर्णय आता है, तो कांग्रेस के विधायकों की संख्या जो है 38 हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के 48 हैं तो 47 हो जाएगी और 3 निर्दलीय विधायकों को भारतीय जनता पार्टी के पास समर्थन पहले से ही है, तो सरकार की स्थिरता पर, सरकार की स्टेबिलिटी पर तो कोई अंतर आएगा नहीं, सरकार पर कोई खतरा होगा नहीं। लेकिन अभी ये बहुत समय की पहले की बात है कि किस तरह का निर्णय हाई कोर्ट का आता है, उसमें फिर दूसरे पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में जाने का विकल्प भी खुला रहता है। तो अभी बहुत कुछ जो है कहना जल्दबाजी होगी, क्या परिणाम आता है। तो लेकिन एक बात है कि कानूनी दाव पेच में मामला उलझा हुआ है, तो ब्रजेंद्र सिंह की याचिका जो है इसको हल्के में नहीं लिया जा रहा, ये काफी गंभीर सवाल उठाए हैं। तो उन्होंने अपनी याचिका को जो शुरू में डाली उसके बाद बदली भी है, याचिका को बदला भी गया है, तो इसलिए अब उनका जो फोकस है एक ही बिंदु है कि वो जो मतपत्र अवैध घोषित किए गए उनकी गणना कराई जाए, उनका फोकस उसी बात पर है। देवेंद्र, अब आगे जो परिणाम है सुनवाई होगी उस पर तो खास कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि न्यायालय में सबजुडिस मामला है, जाहिर सी बात है। ऐसे में जो लगातार आरोप विपक्ष भी लगाता रहा है घालमेल के, एक बड़ा कैंपेन हमने देखा बिहार में भी चलाया कांग्रेस की तरफ से, वोट चोरी का आरोप भी लगाए गए, हरियाणा में भी कुछ इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलती रही हैं। ऐसे में अब ये व्यापक तौर पर कितना असर डालेगा हरियाणा की सियासत पर? परिणाम कुछ भी रहे, न्यायालय का आगे क्या स्टैंड होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इसके अगर व्यापक परिणाम की बात करें तो वो क्या हो सकते हैं दूरगामी परिणाम? देखिए सौरभ, एक बात का जिक्र और करना जरूरी है। आज चूंकि पेटिशनर खुद विजेंद्र सिंह जो 32 वोटों से चुनाव हारे हैं, उन्होंने एक बात और कही है जो जिक्र नहीं किया मैंने अभी। उन्होंने बाहर आके ये भी बोला है, विश्वस्त सूत्रों के अनुसार उन्होंने कोर्ट को ये बताया कि 150 लिफाफे बैलेट पेपर्स जो थे, जो मतपत्र थे, वो खोले नहीं गए। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर पर आरोप लगाया कि 150 लिफाफे जिनमें बैलेट पेपर्स थे, मतपत्र थे, उनको खोला ही नहीं, वो स्कैन ही नहीं हुए इसलिए खुले नहीं। तो बड़े स्तर पर वो रिटर्निंग ऑफिसर पर आरोप लगा रहे हैं कि ना तो उन्होंने इलेक्शन रूल्स का उसको माना कि अगर हार जीत का अंतर कम है और इनवैलिड वोट्स की संख्या ज्यादा है तो रीवेरिफिकेशन जरूरी है। शेल मैंडेटरीली जो वो बोल रहे हैं शब्द टेक्निकल कि वो बाउंड है ऐसा करने के लिए, चुनाव उसका ये नियम है चुनाव का, जब चुनाव होते हैं कि उनको रीवेरिफिकेशन
इनवैलिड वोट्स की, पोस्टल बैलेट्स की करनी जरूरी थी, क्योंकि हार जीत का अंतर 32 वोट है। हाँ। दूसरा, वीडियोग्राफी करानी थी, वो भी नहीं कराई। जी, विजेंद्र सिंह ने ये कहा है कि 150 लिफाफे खोले ही नहीं गए। ये भी एक बड़ा आरोप है बिल्कुल, बिल्कुल। रिटर्निंग ऑफिसर पर। शायद उनकी दलीलों से या उनका जो पक्ष उन्होंने रखा, मेरे को लगता है उसी वजह से हाई कोर्ट ने तलब किया रिटर्निंग ऑफिसर को कि उनसे जवाब मांगा जाएगा। तो दूसरी जहां तक बात है, मैं आपको सौरभ एक चीज और बताता हूं। मेयर का चुनाव हमने 1.5 साल पहले देखा, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव बीजेपी ने जीता, लेकिन आम आदमी पार्टी जो हारा वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद चुनाव परिणाम बदल गया, आम आदमी पार्टी को मौका मिला, वो मेयर बना। ऐसे ही पानीपत का जो मोहित मलिक वाला केस था, हालांकि सरपंच बहुत मामूली पद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने वोटों की गिनती करवाई और जीत कर आया। तीसरा, अभी 3 दिन पहले, कुछ दिन पहले की बात है, कर्नाटक हाई कोर्ट का भी एक केस आया है, जहां जीते हुए कांग्रेस विधायक को कोर्ट ने उसका चुनाव रद्द कर दिया, और जो हारा था बीजेपी का कैंडिडेट, उसको रिकाउंटिंग के आधार पर उसको विधायक माना है। और कल जो डूसू के चुनाव हुए थे, 1-2 दिन पहले डूसू में एनएसयूआई के जो कैंडिडेट्स थे, उम्मीदवार थे, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट चले गए हैं कि गड़बड़ियां हुई हैं। तो हाई कोर्ट ने 200 अधिकारियों को कहा है कि आप इलेक्शन के सारे जो परिणाम है, सारा रिकॉर्ड उसको सुरक्षित रखें। तो ये लगातार 3-4 बार ऐसा हुआ है, और जिस तरीके से वोट चोरी के आरोप विपक्ष मजबूती के साथ और लगातार लगा रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये जो हाई कोर्ट का फैसला आएगा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, अगर पक्ष बीजेपी को झटका लगता है, कांग्रेस के पक्ष में आता है, तो एक नैतिक जीत हार जो होती है वो तो रहेगा ही, उससे भी पक्ष के हौसले बुलंद होंगे, और कहीं ना कहीं आरोपों में लगेगा कि जो कुछ कहा जा रहा है कहीं ना कहीं तो सच्चाई है। बिल्कुल। हिसार से टोटल टीवी के एडिटर डॉक्टर महेश कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, इस पूरे प्रकरण को हमने देखा, कई सीटों पर चर्चा होती रही, लगातार एक के बाद एक मामले आते रहे, चाहे पानीपत की बात हो, मोहित मलिक का मामला हो, कर्नाटक का मामला हो, दिल्ली का मामला हो। ऐसे मामले जो उठ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी पर भी कई सवाल खड़े कर देते हैं। जो परिणाम आते हैं, कोर्ट का आदेश होता है, उसके बाद काउंटिंग होती है, तो तस्वीर कुछ और नज़र आती है, तो पता लगता है कि यहाँ घपला हुआ है या फिर कहीं ना कहीं कुछ नाफरमानी हुई है। इस मामले में क्या कुछ लगता है, जो हरियाणा में इस वक्त सबसे ज्वलंत मुद्दा है उचाना का? देखिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे उचाना विधानसभा क्षेत्र से, अपने लिए अच्छी खासी संभावना इस वक्त देख रहे हैं। और देखिए, कानून तो तोड़ा गया है यहाँ पर, जब मैंडेटरी उसे लागू किया जाना था, कानूनन बाध्य था क्या करने के लिए, दोबारा से गिनती करने के लिए, उनकी वेरिफिकेशन करने के लिए। यहाँ पर आपको याद होगा कि जिस दिन हरियाणा विधानसभा के चुनावों की वोटों की गिनती हो रही थी, उस वक्त शुरुआत में जो रुझान निकल कर सामने आए थे, उसमें पहला जो रुझान निकल कर आया, उसमें 72 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी, 72 सीटों पर बढ़त कांग्रेस पार्टी को मिल रही थी। ये 72 सीटों वाली बढ़त कौन सी थी? ये बैलेट वोट्स की बढ़त थी, जो कि सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही थी। और यही वजह है कि ब्रजेंद्र सिंह को लगता है कि जितनी गहनता से उनके पोस्टल बैलेट्स की गिनती की जाएगी, उतनी ही जीत उनकी सुनिश्चित हो जाएगी। और यही वजह है कि यहाँ पर ब्रजेंद्र सिंह उन वोटों की गिनती दोबारा करवाना चाहते हैं। अब एक बात निकलकर सामने आई कि करीब करीब 150 पोस्टल बैलेट वोट्स ऐसे थे जिनकी गिनती ही नहीं की गई, लेकिन अगर वो 250 कह रहे हैं तो करीब करीब 100 वोट्स तो फिर भी बचते हैं। अगर 100 वोट्स की गिनती भी कर ली जाए तो उसके बाद ब्रजेंद्र सिंह को लगता है कि उन्हें गलत तरीके से कैंसिल किया गया था। अब अगर रीवेरिफिकेशन होगी तो ये जो तथ्य है वो साबित करना चाहते हैं। और एक आईएएस रहे हैं ब्रजेंद्र सिंह, आईएएस के पद से वो राजनीति में दाखिल हुए, तो ऐसे में बेहद पिन पॉइंटेड इस पूरे केस को रखा गया है। पिन पॉइंटेड में क्यों कह रहा हूं, उन्होंने लंबी चौड़ी कोई दलील नहीं दी, किसी भी तरह के एक विस्तृत दायरे को उन्होंने चुनने की कोशिश नहीं की, बड़ा पिन पॉइंटेड है। सीधे वो ये कह रहे हैं कि जो उनके 250 के करीब 252 के करीब जो पोस्टल बैलेट्स थे, उन्हें एक बार फिर से वेरीफाई किया जाए, उन्हें दोबारा गिन लिया जाए। 252 वोट की गिनती की बात कर रहे हैं, उन्होंने ईवीएम की गिनती या किसी बड़ी गिनती की बात नहीं की है। सीधे सीधे पिन पॉइंटेड 252 वोट्स को गिन लीजिए। वो अगर वोट मेरे खाते में आए हैं तो इन 32 वोटों से मैं हार नहीं सकता। उसके बाद जितने भी पोस्टल बैलेट के वोट्स उनके बढ़ेंगे, अगर वो 32 से ज्यादा है तो फिर कोर्ट की तरफ से आदेश ये दिया जाए कि ब्रजेंद्र सिंह जीत गए हैं। ये बड़ा पिन पॉइंटेड सा सवाल यहाँ पर सामने खड़ा है। और यहाँ
पोस्टल बैलेट्स की गिनती वो दोबारा से करवाना चाहते हैं, रीवेरिफिकेशन उनकी चाहते हैं, और ये भी वो कहना चाहते हैं कि पोस्टल बैलेट्स जो कि कैंसिलेशन किए गए वो भी गलत तरीके से किए गए, ये दुर्व्यवहार किया गया, गलत तरीके से उनके साथ हुआ है। तो ऐसे में उन जो कैंसिल वोट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन भी दोबारा से करने की जरूरत है कि क्या वाकई वो वोट्स कैंसिल थे या पीठासीन अधिकारी ने उन वोट्स को जानबूझकर साजिश के तहत खुद ही कैंसिल कर दिया। ये बात साबित करने की जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। उससे भी बड़ी बात उसके साइड इफेक्ट्स और आफ्टर इफेक्ट्स का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा था। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी सीट जीत हासिल करने में कामयाब होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो सेटबैक होगा ही, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और पूरे देश में राहुल गांधी ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि देखिए हवाओं का रुख बदल रहा है और वोट चोरी हम पकड़ रहे हैं। तो ये उचाना विधानसभा क्षेत्र अगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो राहुल गांधी के लिए पूरे देश में घूम घूम कर ये कहने लायक एक तथ्य बन जाएगा कि कोर्ट ने हमें जो है जीत का फैसला सुनाया है और तमाम दूसरे इलाकों में भी इसी तरह की वोट की चोरी की गई है। तो राहुल गांधी अपने लिए एक जस्टिफिकेशन यहाँ पर जरूर कायम कर पाएंगे। लेकिन उससे भी बड़ा इफेक्ट जो मैं देख पा रहा हूं वो ये है कि अगर ये सीट ब्रजेंद्र सिंह को मिल जाती है, ये सबजुडिस मामला है और कोर्ट क्या फैसला देगा इस बारे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक कल्पना हम कर लेते हैं, हाइपोथेसिस हम बिल्ड कर लेते हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये मानकर चलिए फिर कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में और बड़ा घमासान होने वाला है। क्योंकि यहाँ लगातार जो ब्रजेंद्र सिंह के साथी हैं, जो बीरेंद्र सिंह के साथी हैं, वो आरोप लगाते रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके परिवार ने उन्हें हराने की कोशिश की और यही वजह की कांग्रेस पार्टी के 2 टिकटार्थियों को आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार दिया गया और उम्मीदवार भी ऐसे जो बड़ी तादाद में वोट इकट्ठा करके ले गए, जिससे एंटी बीजेपी वोट्स का बंटवारा हुआ और एक साजिश के तहत यहां पर ब्रजेंद्र सिंह को हरा दिया गया। अब अगर ब्रजेंद्र सिंह कोर्ट के फैसले के बाद जीतकर विधानसभा पहुंच जाते हैं तो फिर ये मानकर चलिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीरेंद्र सिंह के बीच एक बार फिर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और सीधी टक्कर बीरेंद्र सिंह अब भी दे रहे हैं और उसके बाद और बड़ा घमासान कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में देखने को मिलेगा। जितनी कोशिश कर ले राहुल गांधी एकजुटता की, लेकिन यहाँ पर तो खाई और गहरी होती नजर आ रही है। बिल्कुल महेश, बेहद अहम बातें आपने कही। अब सवाल यह है कि ब्रजेंद्र सिंह का जो फैसला होगा अगर पॉजिटिव आता है तो कांग्रेस के लिए तो कहीं ना कहीं राहत नहीं होगी, ब्रजेंद्र सिंह के लिए खुद हो सकती है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा से पार पाना या फिर बीच का रास्ता निकालना पार्टी कैसे निकालेगी? क्या इसका पॉजिटिव पिन पॉइंट लेकर जाएगी, पॉजिटिव इसका परिणाम में परिवर्तित करेगी? इस परिणाम को अगर होता है तो एक हाइपोथेसिस अगर हम बिल्ड करें तो क्या वो कर पाएगी संभावित, या फिर नहीं कर पाएगी? हमेशा की तरह खींचतान और ज़्यादा गहराएगी, जैसा आपने जिक्र किया। गठबंधन और संगठन की बात की जाए, जो संगठन निर्माण है वो भी कहीं ना कहीं आपस में खींचतान की भेंट ला काफ़ी लंबे समय से चलता रहा। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति तो कर दी गई, लेकिन अब पूरा आकार नहीं दिया जा पा रहा। सवाल यही है कि अपने अपने अहम की लड़ाई है। अब इस परिणाम के बाद क्या और ज़्यादा तलखी बढ़ेगी? ये भी एक सवाल बना हुआ है। और तलखी बढ़ेगी तो उसका निदान कैसे होगा? राहुल गांधी तमाम तौर पर दौरे करते हैं, हाथ मिलवाते हैं नेताओं के, लेकिन दिल नहीं मिलवा पाते। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर पॉजिटिव रिजल्ट भी आता है तो भी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। वही जिक्र मैं कर रहा था और वही संभावना में जाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी के खाते में ये सीट चली भी जाती है तो राहुल गांधी को जो सीधा फायदा होगा वो वोट चोरी को साबित करने की कोशिश करेंगे। देश के तमाम राज्यों में, बिहार और तमाम दूसरे चुनावों में खड़े होकर राहुल गांधी इस संदर्भ को वोटर्स को सुनाने की कोशिश करेंगे, उसे साबित करने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी को अगर जो फायदा होने वाला है वो सीधा ये फायदा मान लिया जाए, लेकिन जो नुकसान होने वाला है वो सबसे बड़ा नुकसान आप मानकर चलिए। और आज की परिस्थिति का मैं जिक्र करूं तो यहाँ पर राहुल गांधी कितनी भी एकजुटता का जिक्र कर ले, लेकिन अब भी जो आपसी परिस्थितियां इस वक्त कांग्रेस पार्टी में बनी हुई है, चाहे मैं कैप्टन अजय यादव की बात करूं, चाहे मैं कुमारी शैलजा की बात करूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करूं, रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करूं, अब भी खेमों में, गुटों में कांग्रेस बटी हुई है और एक दूसरे को निपटाने की कोशिश लोकसभा चुनाव के वक्त भी थी, विधानसभा चुनाव के वक्त भी थी और सब कुछ लुटा देने के बाद भी आज भी परिस्थितियों में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। अब भी रंजिशें एक तरीके की देखने को मिल रही है, एक दूसरे को निपटाने के लिए गेम और एक बिसात बिछाने की जो कोशिश है तब भी चल रही थी और आज भी चल रही है। कोई खास परिवर्तन राहुल गांधी की एकजुटता से हरियाणा प्रदेश की राजनीति में अभी तक नहीं आया है। और ये मानकर चलिए कि अगर बीरेंद्र सिंह मजबूत हो गए तो फिर सबसे बड़ी चुनौती अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलेगी तो पहली बीरेंद्र सिंह की तरफ से मिलेगी और जो हुड्डा विरोधी खेमा है और ज्यादा ताकत हासिल कर लेगा और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को
हाशिए पर धकेलने की जो कोशिश है कांग्रेस पार्टी में और ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये मानकर चलिए ये वही परिस्थिति है जिसका फायदा अभय सिंह चौटाला उठाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर किनारे धकेल दिया जाए तो फिर जाटों को हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल में संभावनाएं नजर आ सकती हैं। वो संभावनाएं अपने लिए कायम करने की, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि वो तमाम उन नेताओं के पास पहुंच रहे हैं जो उनके लिए संभावनाएं क्रिएट कर सकते हैं, संभावनाओं को जाहिर कर सकते हैं। और यही वजह कि संपत सिंह के दरवाजे तक अभय सिंह चौटाला पहुंचे और अब ये साबित कर दिया गया है कि प्रोफेसर संपत सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व गृह मंत्री रहे हैं हरियाणा प्रदेश के, वो अब इंडियन नेशनल लोकदल के मंच पर जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनके मन में कांग्रेस पार्टी को लेकर अच्छी खासी खटास पैदा हो चुकी है। तो परिणाम बेहद व्यापक होंगे और आगे आने वाले समय में इसका प्रभाव व्यापक तौर पर देखने को मिलेगा। फिलहाल परिणाम क्या होगा, 8 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी, कोर्ट में देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।